हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नॉर्सेट वाईफाई के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां अपन डिस्कस करते हैं नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट से जुड़े हुए बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो एग्जाम में या तो क्वेश्चन बना चुके हैं या आने वाले फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनाने का मादा रखते हैं। तो इसी सीरीज में अपन वीडियो जो लास्ट अपन पढ़ रहे थे वो था क्लिनिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी के दूसरे पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट की बेसिक डिफरेंस क्या होता है स्क्रीनिंग टेस्ट और कंफर्मेटिव टेस्ट का। तो कंफर्मेटिव टेस्ट को अपन गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट भी कहते हैं, और इन टेस्ट का पॉजिटिव आना किसी भी डायग्नोस को कंफर्म करने के लिए फाइनल स्टेप होता है। बनिस्पत स्क्रीनिंग टेस्ट प्राइमरली या बेड साइड होने वाले टेस्ट है, जिससे फर्दर डायग्नोस को हेल्प मिलती है या उस डिजीज के होने का प्रोबेबिलिटी या चांसेस होता है, ये चेक करने के लिए अपन स्क्रीनिंग टेस्ट यूज करते हैं। तो ये सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं 24 कैरेट एग्जाम गोल्ड सीरीज। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां जाके आप जरूर पुराने वीडियो देखें। आज अपन डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टेस्ट की, जिसका नाम है VMA यानी वेनिलिल मेंडेलिक एसिड टेस्ट। क्या होता है ये टेस्ट? तो सिंपली आपको जो सबसे पहली चीज याद रखनी है वो है यूरिन। यानी ये टेस्ट जो होता है वो एक टाइप का यूरिन टेस्ट है, यानी यूरिन का सैंपल कलेक्ट करके अपन उसमें VMA के लेवल को असेस करते हैं। अब ये VMA क्या होता है, कहां से ये बॉडी में बनता है, इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है और किस कंडीशन में VMA के लेवल में इंक्रीज या VMA का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। फर्स्टली अपन बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो दैट इज द वेनिलिल मेंडेलिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। कहां से बनता है ये प्रोडक्ट? तो ये एक तरह का मेटाबॉलिक या ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है, जो कि कैटाकोलामाइन हार्मोन यानी एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन के ब्रेकडाउन से बॉडी के अंदर बनता है। यानी कहां से बनता है? कैटाकोलामाइन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, या इसके कौन से एग्जाम्पल हैं? दो हार्मोन, नॉरेड और ADR यानी एड्रिनलिन। इसका अगर अपन क्या कर दें, ब्रेकडाउन, तो इसके ब्रेकडाउन से जो मेटाबॉलिक वेस्ट या प्रोडक्ट मिलता है वो होता है VMA यानी वेनिलिल मेंडेलिक एसिड, और ये एक्सक्रीट आउट होता है किसके माध्यम से? यूरिन के माध्यम से बॉडी के बाहर जाता है। अब ये कैटाकोलामाइन कहाँ से सीक्रेट होते हैं? हम सभी को पता है, ये एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रा रीनल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले स्टीरॉइड्स हार्मोन है, ये सीक्रेट होते हैं यूरिन में। अब बात आती है कि यूरिन में इनका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, यानी यूरिन के अंदर इनके नॉर्मल अमाउंट की अगर बात करें, जो हेल्दी पर्सन के अंदर होता है वो होता है 2 से लेके 7 मिलीग्राम पर डे। जी हाँ, आपको यहाँ पर एक वर्ड जो पकड़ना है, की पॉइंट, दैट इज द पर डे। यानी 24 घंटे के यूरिन के अंदर अपन क्या चेक करते हैं? इसका लेवल चेक करते हैं VMA का। तो यहीं एक नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्वेश्चन आ जाता है कि सैंपल कलेक्शन कितना करते हैं? तो अपन करते हैं 24 आवर यूरिन कलेक्शन एज सैंपल। तो सैंपल के तौर पर अपन क्या करते हैं, 24 आवर का यूरिन टेस्ट करते हैं और उसमें इसकी वैल्यू चेक करते हैं। अगर इफ इसकी वैल्यू जो है वो देखने को मिलती है अपने को मोर देन 7 mg पर डे अगर देखने को मिलती है, तो ये इंडिकेट करता है कुछ ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन को जहां पर एड्रिनल ग्लैंड के अंदर क्या बन जाएगा, सीक्रेटिंग ट्यूमर बन जाएगा। यानी कुछ ऐसी पैथोलॉजी होगी जिससे एड्रिनल ग्लैंड में कैटाकोलामाइन का सीक्रेशन ज्यादा होगा, और कैटाकोलामाइन अगर ज्यादा सीक्रेट करते हैं तो ये ज्यादा मेटाबोलाइट होंगे, और ज्यादा मेटाबॉलिज्म से VMA का लेवल बढ़ेगा। तो इस तरह की जो डिजीज है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। क्या बोलते हैं? दैट इज द फियोक्रोमोसाइटोमा। ओमा का मतलब होता है ट्यूमर, साइटो का मतलब होता है सेल का, और फियो एक कॉन्ट्रास्ट यानी ब्राउन कलर की सेल्स या ब्राउन कलर के सीक्रेशन से लिया गया है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड में देखने को मिलता है। तो ब्राउन कलर के सीक्रेशन
में ट्यूमर का होना उस सेल्स में, इस तरह के वर्ड को मिलाकर ये बना है फियोक्रोमोसाइटोमा। और ये डिजीज कंडीशन है और इस कंडीशन में एड्रिनल ग्लैंड के सीक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे कैटाकोलामाइन बढ़ेगा और रिजल्ट के तौर पर अपने को वीएमए बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो इसके स्क्रीनिंग के लिए अपन जो टेस्ट करने वाले हैं वो टेस्ट होता है वीएमए टेस्ट। और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मैं जरूर डिस्कस करूंगा यहाँ पे। कुछ फूड प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको खाने से भी बॉडी में वीएमए का लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसे फूड प्रोडक्ट अगर टेस्ट से पहले खा लिए हो तो फॉल्सली हाई शूडो इंडिकेट कर सकता है एड्रिनल ग्लैंड की किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशंस का। तो अपन क्या करेंगे, एजुकेट द पेशेंट, अपन पेशेंट को एजुकेट करेंगे टू अवॉइड सम फूड प्रोडक्ट। क्यों वाई अवॉइड करेंगे? क्योंकि ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं वीएमए के लेवल को। अब कौन से हैं ये फूड प्रोडक्ट, आप सभी को ध्यान में रखना है। सिंपल है, जस्ट कॉफी जो आप सुबह उठते ही पिएंगे, ये नहीं पिएंगे तो चाय पिएंगे। तो टी, कॉफी, वनीला आइसक्रीम, चॉकलेट, ये सारे फ्रूट प्रोडक्ट हैं जिनके सेवन से टेस्ट से पहले वीएमए का लेवल बॉडी में बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। क्या होगा अगर टेस्ट पॉजिटिव आए, अगर वीएमए पॉजिटिव आता है तो मैंने सभी को आपको मैंने बताया है कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, और अगर ये पॉजिटिव आता है तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट एक और टेस्ट करेंगे कंफर्मेशन के लिए। ये कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है, लेकिन वीएमए के बाद एड्रिनल के ट्यूमर को चेक करने के लिए यही किया जाता है, दैट इज द मेटानेफ्रिन टेस्ट। मेटानेफ्रिन, अब ये मेटानेफ्रिन क्या होता है, ये भी एक तरह का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है जो कि कैटाकोलामाइन से वीएमए के बीच में कहीं बनता है, और इसका लेवल अगर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है तो ये वीएमए टेस्ट को असेस करने से ज्यादा श्योरिटी देता है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी देता है फियोक्रोमोसाइटोमा में। अदर कंडीशंस जिसमें कि वीएमए बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, अदर डिजीज जिसके अंदर या डायग्नोसिस जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है, वीएमए का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, ये हो सकती है पैरागैंग्लियोमा, और ये हो सकती है न्यूरोब्लास्टोमा। तो इन दोनों कंडीशन में भी आपको ध्यान में रखना है कि वीएमए का लेवल 7 mg पर डे, यानी 24 आवर यूरिन में 7 mg से ज्यादा वीएमए इन दोनों कंडीशन बनिस्पत तीनों कंडीशन में देखने को मिलता है। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं कोटेल टेस्ट की ओर। कोटेल टेस्ट बहुत ही सिंपल टेस्ट है और ये किया जाता है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन या नेजल ब्लॉकिंग की कंडीशन में। कब करते हैं इसको, व्हेन परफॉर्म, जब पेशेंट कंप्लेन करता है किसकी, नेजल ब्लॉकिंग। पेशेंट कंप्लेंट अबाउट नेजल ब्लॉकिंग, जब भी पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि उसका नाक ब्लॉक हो रहा है, उसको सांस नहीं आ रही है, उस कंडीशन में अपन करते हैं। कैसे परफॉर्म करते हैं, हाउ टू परफॉर्म, सिंपल है। आप पेशेंट का चीक जो है वो लेटरल साइड में पुल करेंगे, यानी चीक पुल करेंगे। आप कहाँ पे, चीक पुल करेंगे लेटरली, और इससे होगा क्या, अगर नेजल ब्लॉक है, अगर पेशेंट की ब्रीथिंग इंप्रूव हो जाती है, अगर इसको पुल करने से इंप्रूव, अगर ब्रीथिंग इंप्रूव हो जाती है, पेशेंट का कंफर्ट बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये इंडिकेट करता है किसको, ये इंडिकेट करता है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन को, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन को, या फिर ये एक और डिजीज को इंडिकेट करता है जिसका नाम है डीएनएस। डीएनएस क्या होता है, दैट इज द डेविएटेड नेजल सेप्टम। तो अगर डेविएटेड नेजल सेप्टम है तो ऐसा सिंपली ऐसा खींचने से सेप्टम थोड़ा सा इधर या उधर शिफ्ट हो जाएगा, और इस तरह पेशेंट की ब्रीथिंग इंप्रूव होगी। और ये अगर इंप्रूव होती है तो ये एक डीएनएस के लिए, यानी डेविएटेड नेजल सेप्टम के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो कि क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट टेस्ट की अगर बात करें तो ये है विस्पर टेस्ट। विस्पर का सिंपली मीनिंग होता है कानाफूसी करना, फुसफुसाना, धीरे से बोलना। तो अगर बोलना है, धीरे बोलना है, तो
इमेजिन कीजिए ये किस तरह का टेस्ट होगा। बिल्कुल ये एक हियरिंग टेस्ट है। कैसा है? हियरिंग टेस्ट है, जिसमें पेशेंट की सुनाई देने की क्षमता को अपन जांचने वाले हैं। बेड साइड होने वाला टेस्ट है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बेड साइड होता है। क्या काम करते हैं अपन में? सबसे पहले पेशेंट के नॉर्मल ईयर को अपन बंद कर देते हैं फिंगर की मदद से। तो नॉर्मल ईयर बंद हो गया। पेशेंट का अफेक्टेड ईयर, जिस साइड से पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे लेफ्ट से नहीं सुनाई दे रहा है, तो अपन राइट को बंद कर देंगे और लेफ्ट की तरफ से अपन क्या करेंगे? विस्पर करेंगे पेशेंट को। ठीक है, तो फर्स्ट अपन क्या करेंगे? क्लोज नॉर्मल ईयर, देन क्या करेंगे? सेकंड अपन विस्पर फ्रॉम अफेक्टेड ईयर साइड। अब यहां से अपन अफेक्टेड ईयर की साइड से विस्पर करेंगे। डिस्टेंस क्या रखेंगे अपन? 2 फीट का डिस्टेंस रखेंगे, यानी 2 फीट दूर से अपन उसके पेशेंट के कान में कानाफूसी करेंगे। और यहाँ पर न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स या नंबर्स प्लस कुछ वर्ड्स को अपन क्या करेंगे? विस्पर करेंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि आप वापस इन वर्ड को दोहराओ या रिकॉल करो। उससे पता चलेगा कि पेशेंट सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है। तो अगर पेशेंट, इफ पेशेंट 3 आउट ऑफ 6 यानी 3 वर्ड या नंबर्स को रिकॉल कर पाता है, इफ यस, अगर 3 को बोल पाता है या 3 से ज्यादा, तो फिर क्या है? नॉर्मल फाइंडिंग्स हैं, पेशेंट का हियरिंग फंक्शन इंटैक्ट है। चलिए, कुछ और हियरिंग इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जो भी स्क्रीनिंग के लिए काम आते हैं, लेकिन ये थोड़े अलग तरीके से हैं और एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है जिसको अपन ट्यूनिंग फॉर्क के नाम से जानते हैं। अभी इमेज देखेंगे उसका। ये 2 टेस्ट आपने जरूर सुनेंगे। फर्स्ट इज द वेबर टेस्ट एंड सेकंड वन इज द रीने टेस्ट। अब ये वेबर टेस्ट और रीने टेस्ट क्या है और ये क्या काम आते हैं? तो ये जिस काम आते हैं उसको अपन यही डिस्कस कर लेते हैं। ये टाइप ऑफ हियरिंग लॉस, टाइप ऑफ हियरिंग लॉस को जांचने के लिए काम आते हैं। हियरिंग लॉस आप सबने ईएनटी में पढ़ा होगा, 2 तरह का होता है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस, यहाँ अपन शॉर्ट में लिखेंगे CHL, और सेंसो न्यूरल हियरिंग लॉस। इन दोनों के टाइप को डिफरेंशिएट करने के लिए ये दोनों टेस्ट किए जाते हैं, ट्यूनिंग फोक की मदद से किए जाते हैं। ट्यूनिंग फोक क्या है? ये जो इमेज है ये ट्यूनिंग फोक की इमेज है। तो सर इससे कैसे टेस्ट करते हैं? बिल्कुल अभी बताएंगे। ट्यूनिंग फोक को अपन दोनों चिमटे ऐसे टकरा के ट्यून करवाते हैं, और ये ट्यून कैसे होती है? 512 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ट्यून होती है। यानी ये चिमटे जो है ये 512 बार हिलते हैं 1 सेकंड में, पर सेकंड ये 512 बार ट्यून होती है। इस फ्रीक्वेंसी को क्यों चूज किया जाता है, या इस ट्यूनिंग फॉर्क को क्यों चूज किया जाता है? क्योंकि यही क्या है? नॉर्मल हियरिंग वेवलेंथ है। यानी नॉर्मली जो अपन बोलते हैं वो इसी 512 हर्ट्ज के आसपास बोलते हैं। तो इसी के जरिए अपन क्या करते हैं? वेबर टेस्ट और रीने टेस्ट। फर्स्ट अपन देखते हैं वेबर टेस्ट। वेबर टेस्ट में क्या करते हैं अपन? वेबर टेस्ट में इस ट्यूनिंग फोर्सेप को टकरा के ट्यून करते हैं और पेशेंट के वर्टेक्स में या फोरहेड में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? वर्टेक्स या मिड ऑफ फोरहेड, मिड ऑफ फोरहेड। अब मिड ऑफ फोरहेड लगाने के बाद अपन क्या पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप चेक कीजिए कि फंक्शन कहाँ सुनाई दे रहा है, हियरिंग फंक्शन, सेंसो न्यूरल हियरिंग लॉस। अब पेशेंट को अपन पूछेंगे लगाने के बाद कि आपको कौन से ईयर में इसकी फ्रीक्वेंसी या इसके वाइब्रेशन सुनने को मिलते हैं। तो यहाँ लगाने के बाद ट्यूनिंग के वाइब्रेशन दोनों ईयर में कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप का हियरिंग लॉस पेशेंट में है। तो अगर पेशेंट में कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो फिर अफेक्टेड साइड में मूव करेगा। जो पेशेंट, जो ईयर क्या है? अफेक्टेड हैं, अफेक्टेड एरिया जिसमें हियरिंग फंक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड हो रखा है, उस साइड क्या देखने को मिलेगा? ये लेटरलाइजेशन ऑफ, एक वर्ड है लेटरलाइजेशन या लेटरलाइज्ड ऑफ वेव्स। तो वेव का लेटरलाइजेशन कहाँ देखने को मिलेगा? अफेक्टेड ईयर के अंदर देखने को मिलेगा। वहीं इसके विपरीत अगर सेंसो न्यूरल हियरिंग लॉस है तो फिर लेटरलाइजेशन जो होगा वो कहाँ होगा? टुवर्ड्स नॉर्मल ईयर, तो नॉर्मल ईयर की तरफ अगर वो
फ्रीक्वेंसी या वो वेव्स अगर नॉर्मल ईयर साइड ट्रेवल कर रही हैं, फर्ज कीजिए किसी पेशेंट को लेफ्ट ईयर से नहीं सुनाई दे रहा है, आपने ट्यूनिंग फोर्सेप लगाई और वो कंप्लेन करे कि उसको लेफ्ट साइड में ही क्या हो रहा है, ट्यूनिंग के वाइब्रेशन फील हो रहे हैं, इसका मतलब उसको क्या है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। अगर नॉर्मल साइड यानी राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो उसको सेंसो न्यूरल टाइप का हियरिंग लॉस है, ये इससे जांचेंगे। दूसरा जो टेस्ट है वो है रीने टेस्ट। अब रीने टेस्ट में क्या देखते हैं अपन, रीने टेस्ट में मैनुअर को अपन चेंज कर देते हैं, रीनेस टेस्ट सेम इसी ट्यूनिंग फॉक से अपन सबसे पहले जो वाइब्रेशन है वो मस्टोइड बोन, जो ईयर के पीछे की बोन होती है वहां करवाएंगे, उसके बाद इसी ईयर के पास एयर में करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कहां करवाएंगे अपन, सबसे पहले अपन करवाएंगे मस्टोइड बोन में, मस्टोइड बोन। तो आप सभी को पता है कि अगर बोन के थ्रू वेव जाती है तो उसको अपन बोलते हैं बोन कंडक्शन। सेकंड जिससे करवाएंगे देन एयर से, यानी एयर नियर ईयर, वो क्या कहलाएगा, एयर से जो ट्रैवल करेगा साउंड वेव्स उनको बोलेंगे अपन एयर कंडक्शन। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म अपन यूज करेंगे। अब वेबर टेस्ट में क्या करेंगे, इन दोनों का यूज करेंगे और रूल आउट करेंगे। तो अगर कंडीशन देखने को मिलती है इफ, अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस देखने को मिलता है तो फिर उस ईयर में बोन कंडक्शन ज्यादा होगा एयर कंडक्शन से, या कभी कभी इक्वल भी हो सकता है, ये चीज देखने को मिलती है। यानी मस्टर्ड बोन पे जो अपन साउंड पेशेंट सुन पाएगा वो ज्यादा अच्छे सुन पाएगा एयर के कंपैरिजन में। अगर पेशेंट को सेंसो न्यूरल हियरिंग लॉस है तो इस कंडीशन में पेशेंट जो है वो एयर कंडक्शन ज्यादा अच्छे से सुन पाएगा कंपैरेटिवली बोन कंडक्शन या मस्टर्ड के ऊपर फोक लगाने के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे से सुन पाएगा। बात करें अपन नॉर्मल की, अगर नॉर्मली बात करें जो कि दोनों ईयर वर्किंग है, किसी भी तरह का हियरिंग लॉस है, उसमें भी एयर कंडीशन जैसे आप और मैं हैं उसमें एयर कंडीशन ज्यादा अच्छा होगा एज कंपेयर टू बोन कंडीशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इनसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में छोटा मोटा पूछा जाता है, ये आपको याद करना है। तो ये जो टेस्ट हुआ विस्पर टेस्ट के साथ, ये और दोनों टेस्ट कौन से, रीने टेस्ट और वेबर टेस्ट। चलिए नेक्स्ट टेस्ट की अगर बात करें अपन तो दैट इज द फेलेन टेस्ट। फेलेन टेस्ट भी अपन इमेज पे समझते हैं क्या होता है, ये है फेलेन टेस्ट। फेलेन टेस्ट में अपन दोनों ही फोरआर्म जो है उसके डोर्सल साइड को ऐसे कंप्रेस करेंगे रिस्ट को 90 डिग्री पर लेते हुए। तो इससे क्या होगा, अपन सभी को पता है कि यहाँ एक नर्व प्रेजेंट होती है जिसको अपन कहते हैं मीडियन नर्व। तो इस पोजीशन या इस मैन्यूवर को करने से अगर पेशेंट फिंगर में या फोरआर्म में टिंगलिंग, नंबनेस या बर्निंग सेंसेशन की कंप्लेन करता है, इफ कंप्लेन किसकी करता है, नंबनेस, अगर पेशेंट किसकी कंप्लेन करता है, पेशेंट कंप्लेन करता है नंबनेस की, पेशेंट कंप्लेन करता है टिंगलिंग की, या पेशेंट कंप्लेन करता है बर्निंग की। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस नर्व का क्या हो रहा है, मीडियन नर्व का कंप्रेशन देखने को मिलता है। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी अगर ये तीनों प्रेजेंट है इसका मतलब क्या है, मीडियन नर्व कहीं ना कहीं कंप्रेस हो रही है। और मीडियन नर्व के कंप्रेशन को अपन किस डिजीज से स्क्रीनिंगली अटैच करेंगे, दैट इज द कार्पल टनल सिंड्रोम। तो कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, मीडियन नर्व का कंप्रेशन होता है और क्या देखने को मिलता है, नंबनेस, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलते हैं। अब इसका कंफर्मेटिव अगर कोई पूछ ले, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, अगर कंफर्मेटिव टेस्ट करना हो नर्व कंप्रेशन का तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, नर्व कंप्रेशन स्टडी यानी एनसीएस या ईएमजी अपन करके देखते हैं, ये इसका कंफर्मेटिव टेस्ट होने वाला है। एक और टेस्ट यही डिस्कस कर लेते हैं अपन, दैट इज द टिनेल टेस्ट। क्या होता है टिनेल्स टेस्ट, टिनेल टेस्ट भी एक तरह का नर्व सेंसेशन चेक करने का टेस्ट है, नर्व फंक्शन चेक करने का टेस्ट है। कैसे करते हैं अपन, सेम जो मीडियन नर्व है उस पे फिंगर से स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक विथ फिंगर, और अगर फिंगर से स्ट्राइक करने पर पेशेंट को किसी भी तरह के सेंसेशन आते हैं तो इसका मतलब है ये भी प्रोबेबिलिटी शो करता है कि किसी भी तरह का मीडियन नर्व में पैथोलॉजी या डिजीज कंडीशन देखने को मिल सकती है, दैट इज नॉन एज द टिनेल्स टेस्ट। ये इससे जुड़ा हुआ है,
तो अपन ने पढ़ लिया है यहाँ पे फलेन टेस्ट किस लिए करते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम में मीडियन नर्व के कंप्रेशन को चेक करने के लिए। लास्ट टेस्ट पे बढ़ते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इससे 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, दैट इज द कैलोरिक टेस्ट। कैलोरिक टेस्ट किस लिए किया जाता है, फॉर व्हाट, तो अपन इसको करते हैं किसके लिए, इसको अपन करते हैं रूल आउट करने के लिए कौन सी डिजीज, 2 कंडीशन, फर्स्ट इज द ब्रेन स्टेम, एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा ब्रेन स्टेम न्यूरो एनाटॉमी में, और सेकंड वन इज द वेस्टिब्युलर फंक्शन। इन दोनों के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, कैलोरिक टेस्ट किया जाता है। करते कैसे हैं, हाउ टू परफॉर्म कैलोरिक टेस्ट, तो कैलोरिक टेस्ट के अंदर अपन क्या करते हैं, कोल्ड या हॉट एयर या वाटर लेते हैं, या तो अपन लेंगे कोल्ड या अपन लेंगे हॉट, क्या लेंगे, एयर या वाटर, ये दोनों अपन लेंगे और अपन इसको क्या करवाएंगे, फ्लो इन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर अपन ठंडा या गर्म हवा फ्लो करवाएंगे और फ्लो करवा के आई का मूवमेंट चेक करेंगे। आई का इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट चाहे अप डाउन हो चाहे लेफ्ट राइट हो, वो क्या कहलाता है, निस्टिग्मस कहलाता है, नाइस्टैग्मस कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, इनवॉल्यूंटरी आई मूवमेंट, इनवॉल्यूंटरी आई मूवमेंट या आई बॉल मूवमेंट। तो इस तरह के मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं, निस्टैग्मस। और जब भी अपन ये टेस्ट करते हैं तो ये फ्लो करवाने से निस्टैग्मस देखने को मिलता है पेशेंट में। तो अगर ये दोनों ब्रेन स्टेम और वेस्टिबुलर फंक्शन नॉर्मल है, उस कंडीशन में जो निस्टैग्मस देखने को मिलता है वो होता है काउज। ये एक निमोनिक है इस आई बॉल मूवमेंट को याद रखने की, यानी जब भी अपन कोल्ड वाटर या कोल्ड एयर फ्लो करवाएंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में निस्टैग्मस या आई बॉल मूवमेंट होगा। जब भी अपन वार्म एयर या वाटर डालेंगे तो उसमें सेम साइड जो होगा वो आई बॉल का मूवमेंट, यानी जिस ईयर कैनाल में अपन कोल्ड हॉट सेंसेशन दे रहे हैं उसी साइड आई बॉल का मूवमेंट होगा, सेम साइड, उसको अपन बोलते हैं सेम साइड आई बॉल मूवमेंट। तो ये काउज है और ये नॉर्मल ब्रेन स्टेम या वेस्टिबुलर फंक्शनिंग में देखने को मिलता है। अगर एबनॉर्मल कंडीशन है, कहाँ डिस्कस करें, यहाँ कर लेते हैं। अगर एबनॉर्मल डिस्कशन है कैलोरिक टेस्ट में, तो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में क्या देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में 2 चीजें देखने को मिल सकती हैं आपको। फर्स्ट जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में आई मोमेंट जो हो रहा है उसका एसिमेट्रिकल, यानी एसिमेट्रिकल आई मूवमेंट। अगर एसिमेट्रिकल आई मूवमेंट होता है, यानी एक आई बॉल दूसरी साइड और दूसरी आई बॉल दूसरी साइड, दोनों में सिमेट्री नहीं है, एक सेम साइड एक ऑपोजिट साइड, तो इस तरह में अपन रूल आउट करते हैं वन साइडेड नर्व डैमेज को। वन साइडेड नर्व डैमेज अगर किसी पेशेंट में है तो कैलोरिक टेस्ट के बाद निस्टैग्मस जो होता है वो एसिमेट्रिकल देखने को मिलता है। सेकंड अगर बात करें दूसरा रिजल्ट कैसा देखने को मिलता है, तो वो होता है एब्सेंट ऑफ निस्टैग्मस। अगर नाइस्टिग्मस या निस्टिग्मस क्या है, एब्सेंट है, यानी कोई आई बॉल मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, तो ये इंडिकेट करता है ब्रेन स्टेम डैमेज को। किसको, ब्रेन स्टेम अगर डैमेज हो जाता है तो किसी भी तरह का आई बॉल मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है। और ये 1-2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आपको जरूर ये याद रखना है। तो ये कैलोरिक टेस्ट है। आज इस वीडियो में अपन ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको ये सारे टेस्ट समझ आए होंगे। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो और भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले कलीग्स को जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।